गुड मोदी केयर मॉर्निंग एवरीबॉडी। सभी लोगों का, इंडिया से आए हुए जितने लीडर्स हैं, गेस्ट हैं, सभी का मोस्ट वेलकम है यहाँ पर। और आज आप एक ऐसी पर्सनालिटी, एक ऐसे व्यक्तित्व से मिलेंगे। मैं विनय वाजपेयी आपको बता सकता हूं कि मैं पिछले कई सालों से, पिछले करीब 17 सालों से, जब शायद उनकी एज 21-22 साल की थी, तब से मैं उनको जानता हूं। आज कंप्यूटर प्रोफेशनल हुआ करते थे जब मेरी पहली मुलाकात थी, कंप्यूटर के अच्छे जानकार थे। आज इनकी वाइफ गवर्नमेंट टीचर हैं। आज 2 बच्चे हैं, इनके 2 बेटे हैं। और मैंने हमेशा से पाया जब उस एज से कि इनके अंदर एक जुनून था, एक पैशन था, एक पाने का कुछ इरादा था। और जब कोई इरादा कर लेता है, टीचर इज रेडी स्टूडेंट विल अपीयर, स्टूडेंट इज रेडी टीचर विल अपीयर, तो मिल ही जाता है। और ये आज कामयाबियों की सीढ़ियां चढ़ते हुए पिछले कुछ समय से ये मोदी केयर में है। और आज ये बहुत सफल हो चुके हैं इस बिजनेस के लिए। और जब ये सक्सेस के झंडे गाड़ते हैं तो कोई पता भी नहीं लगा पाता, इसीलिए कई लोग इन्हें छुपा रुस्तम भी बोलते हैं। तो आइए ज्यादा वक्त ना लेते हुए हम लोग इनवाइट करेंगे एक एक्स्ट्रॉर्डनरी कपल, बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड, हमेशा लोगों की हेल्प करने के लिए तैयार, अपनी लीडरशिप से, अपनी सर्विंग एटीट्यूड से सब पर इफेक्ट डालने वाले एक प्रभावशाली व्यक्तित्व। और दोनों ये कपल जो है, इनको यहाँ पर हम लोग इनवाइट करने जा रहे हैं। तो आइए इनवाइट करते हैं नन अदर देन ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर फ्रॉम इलाहाबाद, प्रयागराज इलाहाबाद से इनवाइट करते हैं पुष्पा एंड सुनील कुमार। वेलकम वेलकम पुष्पा एंड सुनील कुमार जी का वेलकम। नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कुछ भी मैं बोलूं इससे पहले मैं गॉड को थैंक्स बोलना चाहूंगा, जिनकी वजह से आज आपके बीच में हम लोग बोल रहे हैं। और थैंक्स अपने माता पिता को बोलना चाहेंगे, जिनकी अच्छे संस्कार के वजह से आज हम लोग यहाँ पर पहुंच पाए हैं। और उन सारे लीडर्स को थैंक्स बोलना चाहेंगे, जिनकी वजह से ये कामयाबी आज हम लोग इस मुकाम पर पहुंचे हैं। हमारे लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में हमारे जीबीडी रंजन सर, उनका बहुत बड़ा हमारे साथ रोल रहा। हमेशा वो बड़े भाई जैसा हमें ट्रीटमेंट किए हैं। और हरिशंकर गुप्ता एज ए गार्जियन तरह से हमेशा पीछे रहते थे और पीठ दबाते हैं और कहते हैं चलो मैं हूं ना। बहुत बड़ी हमें ताकत मिलती थी। एक गार्जियन हमारे साथ हैं संजय सर, हमेशा वो बहुत ज्यादा नहीं लेकिन हमेशा जब भी मिलते थे, कोई भी जरूरत हो हम लोग आपके साथ हैं। ये बहुत अच्छा लगता था। और हम सभी के गुरु रवीश सर के लिए मैं चाहूंगा एक जोरदार क्लैपिंग, क्योंकि वो ना होते तो शायद मैं इतना लंबा मोदी केयर में नहीं रहता। क्योंकि उनसे मिलने के बाद हमारा जो बिलीव लेवल, जो विश्वास कई गुना बढ़ गया दोस्तों। और हम सभी के गुरु माँ सुरेखा भार्गव, जिनकी कई ऑडियो वीडियो हमने देखा, बिलीव लेवल बढ़ा। और हम सभी के गॉड फादर समीर मोदी के लिए, क्योंकि उनका आजादी प्लान न होता तो आज हम लोग एक साथ बैठ के मीटिंग नहीं करते होते दोस्तों। और हमें ये सक्सेस होने में हमारी ब्यूटीफुल वाइफ का बहुत बड़ा रोल है। हमारी जितनी भी गोल होती है, प्लानिंग होती है, वो घर बैठ करती, मैं तो बाहर दौड़ता हूँ। और मैं चाहूंगा सबसे पहले उनकी कहानी, उनकी जुबानी आप सुने, मेरी ब्यूटीफुल वाइफ पुष्पा से। थैंक यू सुनील जी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ पुष्पा मौर्य, बाय प्रोफेशन गवर्नमेंट टीचर। इंट्रोडक्शन पहले भी सर ने बता दिया है। दोस्तों मैं प्रयागराज जिले से बिलोंग करती हूँ। और इस बिजनेस को दोस्तों हम लोगों ने करीब 3 साल पहले यानी कि 2017 मई में स्टार्ट किया था। शुरुआत के 2-4 महीने हम लोगों ने सिर्फ इस बिजनेस को समझने, इसके बारे में निर्णय लेने का समय लगा दिया। और जब 2-4 महीने बाद हमने इसको शुरू किया तो पूरे जोश, जुनून, जरूरत और जज्बे के साथ शुरू किया। दोस्तों कोई भी चीज करने के लिए 4 चीजें बहुत जरूरी होती हैं। हमको नीडी होना पड़ता है। नीड नहीं रहेगा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों शायद इतने कम समय में कोई भी शायद ना कर पाता, लेकिन हमारा विल पावर ही था कि हम लोगों ने अपने बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा बिजनेस में हार को देखते हुए भी बहुत ही कम समय में हम सक्सेस हो पाए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं अपने अपलायंस को थैंक्स करना चाहूंगी। जयशंकर जी, एल्वियन एंटरप्राइजेस के गुप्ता सर, लीला मैम, संजय सर, रंजन सर, और हम सभी के महागुरु रवि सर, रोशी भाभी, और हम सभी की गुरु माँ सुरेखा भार्गव मैम, और हम सभी के गॉड फादर सबसे सर्वोच्च समीर मोदी जी को थैंक्स करना चाहूंगी, जिनकी बदौलत आज हम इस कंपनी के, इस बिजनेस का टॉप लेवल बहुत ही कम समय में, लगभग 2-2.5 साल में मैंने अचीव किया।
तो दोस्तों बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ बातचीत करके। दोस्तों आज हम यहाँ आपको कुछ सिखाने, समझाने या बताने नहीं आए हैं। आप सब पहले से इतने वेल टैलेंटेड हैं, इतने समझदार हैं, आप सबके आगे तो हम कुछ भी नहीं है। तो मैं सिर्फ अपनी जिंदगी का, बीती हुई जिंदगी का कुछ लम्हा आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। उसको थोड़ा सा प्लीज आप हमारे साथ अटेंड करिए कि मैं बहुत ही लोअर मिडिल क्लास की फैमिली से बिलोंग करती हूँ दोस्तों। पापा हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, माँ हाउस वाइफ, मैं 3 भाई 1 बहन, मैं सबसे छोटी और अकेली थी। हमारी कंबाइंड फैमिली थी, ज्वाइंट फैमिली थी। हमारे पापा के ऊपर चाचा बुआ दादी लोगों का भी लोड था। तो हमारे पापा की छोटी सी सैलरी पर बड़ी सी फैमिली की जिम्मेदारी थी। उस समय हमारे कोई सपने नहीं हुआ करते थे। यहाँ हमने लोगों का सुना कि हमारे ये सपने वो सपने, फला फला सब बताया लोगों ने, पर हमारे कोई सपने नहीं हुआ करते थे। हमारी जो बैचलर लाइफ थी वो बहुत ही सीमित संसाधनों के बीच बीती है। ऐसा नहीं था कि हमारे फादर के पास पैसा नहीं था या वो पूरा नहीं कर सकते थे, पर उनकी जो सोच थी दोस्तों वो ऐसी थी कि फिजूल खर्ची, अनावश्यक। आप यूँ समझ सकते हैं कि हम लोगों के पास एक ही ड्रेस हुआ करती थी कहीं आने जाने के, जिसको वो लोग बोलते धराऊ कपड़ा एक रखना। तो वो ही एक ही ड्रेस से हम लोग साल भर तीज त्योहार शादी ब्याह सब कुछ करते थे। यहाँ तक आप ये समझ सकते हैं कि हमको अगर जूते सैंडल भी खरीदना होता था तो हम अपने पेरेंट्स के साथ मार्केट जाके नहीं लाते थे। एक कागज पर पैर का सैंपल लिया जाता था, निशान बनाए जाते थे और उसको मोची की दुकान से, जहाँ जूते बनाए जाते हैं, वहां से दिखा करके ऑर्डर दे के सस्ते में बनवाया जाता था। वो चाहते तो अच्छी दुकानों से जूता खरीद सकते थे, हमारे लिए बहुत सारे कपड़े खरीद सकते थे, बट वो उनको फिजूल खर्ची समझते थे। ये उनकी सोच पर डिपेंड था। तो हम ये कहना चाहते हैं कि दोस्तों हम बहुत ही कम संसाधनों में पले बढ़े और इसी तरह से हमने अपनी स्कूलिंग की। स्कूलिंग करने के बाद हमने ग्रेजुएशन किया, वो पीजी भी किया, एनटीटी कोर्स भी किया। लगभग पढ़ाई हमारी खत्म होने की थी। उस समय एक कोर्स हुआ करता था बीएड का, तो बीएड में हमारा एडमिशन नहीं हो पा रहा था और उसके अलावा मैं और भी बहुत सारे कंपटीशन को अटेंड करना चाहती थी। तो उसके लिए भी हमारे पास पैसे नहीं थे, क्योंकि मतलब इतनी बड़ी फैमिली की जिम्मेदारी वो उठा रहे थे कि मैं उनसे जबरदस्ती पैसे अनावश्यक रूप से मांग भी नहीं सकती थी। तो मैंने स्कूलिंग करने के बाद, पढ़ाई पूरी करने के बाद हमने ये प्राइवेट स्कूलों में पर मंथ 500 रुपए की सैलरी पर जॉब करना शुरू किया, क्योंकि फ्रेंड्स हमारे पास पढ़ाई और डिग्री के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था जिसको मैं इनकम सोर्स बना सकूं। सिर्फ पढ़ाई ही थी, मेरे पास कोई और हुनर नहीं था कि सिलाई कढ़ाई बुनाई कुछ मैं ऐसा कर सकती थी। तो मैंने अपनी उस पढ़ाई का उपयोग किया, क्योंकि माइंड सेटअप था पहले से कि गवर्नमेंट जॉब ही करना है, क्योंकि पापा को शुरू से देखते आए, चाचा लोगों को शुरू से देखते आए। तो लगता था बस एक जॉब मिल जाए सरकारी, जिससे अपना जीवन यापन चलता रहे, किसी तरह बुढ़ापा कट जाए। मतलब इसी तरह की सोच हमारी पेरेंट्स की तरह ही हमारी सोच भी संकुचित हो गई थी। ऐसे में दोस्तों जब हमने उस इनकम से अपना कंपटीशन अटेंड करना शुरू किया, वैकेंसी जो निकलती उसको फिल करते थे, और भगवान की दया से 2008 में हमारा बीएड में एडमिशन भी हो गया। और वो 1 साल का कोर्स करने के लिए मैं इलाहाबाद छोड़ करके प्रतापगढ़ चली गई। वहां मैंने 1 साल का इसका कोर्स पूरा किया और कोर्स पूरा करने के बाद 2009 में हमारी ट्रेनिंग शुरू हो गई और 2010 में हमारी जॉब लग गई। दोस्तों अब बीएड में एडमिशन हो जाने के बाद बात आती है शादी करने की, शादी ब्याह की। तो पापा हमारे 3-4 साल पहले से हमारे लिए लड़का खोज रहे थे, वो भी प्राइमरी का टीचर या और भी कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो गांव देहात में रहता हो और खेती बाड़ी से भी घर का खर्चा चले और तनख्वाह जो है वो बचती रहे। उनकी ऐसी सोच थी और उन्हें मिल नहीं रहा था। तो 2008 में ही इत्तेफाक से, संजोग से सुनील जी का रिश्ता हमारे लिए आया और हमारे पापा जो कि पहले से ही परेशान थे, उन्होंने इनके बारे में कोई जांच पड़ताल नहीं किया कि लड़का क्या करता है, किस फील्ड में है, कहाँ रहता है, कुछ नहीं। जैसा मेडिएटर ने बताया उसी पर बिलीव किया और फट से चट मंगनी पट गया। हमारा 18 अप्रैल 2008 में शादी भी हो गया। उसी बीएड की पढ़ाई के दौरान हमारी शादी भी हुई। उसी पढ़ाई के दौरान जो भी हमारी लाइफ का स्ट्रगल था 2 साल वो भी मैंने झेला। तो शादी ब्याह हो जाने के बाद में गृहस्थी तो बढ़ ही जाती है, क्योंकि हमारी एंगेजमेंट हुई। एंगेजमेंट में सुनील जी थे भी नहीं। एंगेजमेंट के बाद तकरीबन 3-4 दिनों के बाद में ये आए और यहाँ इलाहाबाद में सर्किट हाउस में एक एमवे की मीटिंग था, सेमिनार था। उसमें चूंकि एमवे पहले से करते थे, कब से करते थे मुझे जानकारी नहीं थी, बस एंगेजमेंट हो गई थी तो उन्होंने बुलाया कि पुष्पा ऐसा है तुम्हें यहाँ आना है, मीटिंग देखना है
और फिर मैं चली गई, क्योंकि ये मुझे देखने आए थे। तो इनका पहला क्वेश्चन मेरे से यही था कि क्या तुम ट्रेवल में इंटरेस्ट रखती हो, ट्रेवलिंग करना चाहती हो, कहीं जाना चाहती हो। मैं तो एकदम शॉक्ड रह गई, मैं क्या जवाब देती इस चीज का। जो लड़की, आप सोच सकते हैं, जो लड़की कभी ट्रेन में नहीं बैठी, वो कार मतलब फ्लाइट का सपना क्या देखेगी। जिसके पास साइकिल ना हो वो कार का सपना क्या देखेगी। जो इलाहाबाद में जन्म लेने के बाद इलाहाबाद को ही नहीं देख पाई हो पूरी तरह से, वो ट्रेवलिंग करने या फॉरेन ट्रिप के बारे में क्या सपना देख सकती थी। तो मैंने कोई जवाब नहीं दिया, मैं एकदम शॉक रह गई। और ये हमारे पापा से ही बोले कि ऐसा है जिसका पासपोर्ट बनवा दीजिए। और पापा हमारे, चूंकि उनको शादी पर ही यकीन नहीं हो रहा था कि शादी होगी कि नहीं होगी, वो पासपोर्ट क्या बनवाते। तो इस तरीके से, किसी भी तरीके से हमारी शादी हो गई। और शादी समझ लीजिए कि पूरे जोश में ही हुई, क्योंकि इधर से मेरे पापा को भी इसका नहीं मिल रहा था, और इधर से सुनील जी भी अपनी माँ से परेशान थे। माँ भी शादी के लिए प्रेशर करे जा रही थी, शादी करो शादी करो। ये भी झल्लाए हुए देखने आए और बोले आज जैसा भी हो, लूली लंगड़ी कानी भैंगी जो भी मिलेगी मैं उसको हाँ करके ही आ जाऊंगा। बस इसी तरह से दोनों तरफ से जोश था, और शादी तय हो गई। जब शादी तय हो गई, ये एमबे करते थे पहले से, फिर ये हमको बुलाए, वहां मैं सर्किट हाउस में गई। वहां मैंने देखा कि जॉब के अलावा भी कहीं पर पैसा है, कहीं पर सपने हैं, कहीं पर ख्वाहिशें हैं। वहां की मीटिंग में जो स्पीकर जो बोल रहे थे, आज ही मुझे उनका नाम याद है, जयसिंह चौहान सर थे। तो वो बहुत ही अच्छे स्पीकर। और वहां जो बैठे हुए लोग, मुझे तो उस समय तक नेटवर्किंग का एंड भी नहीं पता था, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी क्या होती है मुझे नॉलेज भी नहीं था, आज भी नहीं पता है शायद, पर ये पता है कि हमको बिजनेस क्यों करना है। तो उस समय उस मीटिंग को देख के हमारे मन में जिज्ञासा होने लगी कि आखिर यहाँ पैसा आता कैसे है। आप ये समझ सकते हैं कि सपने, जो लोगों का मैंने सुना कि सपने देखते थे, हमारे सपने बहुत बड़े हुआ करते थे, पर हमारा कोई सपना ही नहीं था। जिसकी छोटी छोटी ख्वाहिशें नहीं पूरी हो पाती थी, उसके सपने क्या हो सकते हैं। आप यूँ समझ सकते हैं कि हमारी आंखों में सपने देखना, सपने डालना तो सुनील जी की बदौलत ही शुरू हुआ। सुनील जी ने ही हमारी आंखों में सपने दिखाना शुरू किया, क्योंकि एक बार तो बुरी आदत लग गई थी, तो उसको भुगतना तो पड़ेगा ही सुनील जी को। बस उस दिन से मैंने सपने देखना शुरू कर दिया। और सपने कहीं घूमने का मैं नहीं देखती थी, मैं सपने पैसा कमाने का देखती थी, क्योंकि मैंने फाइनेंशियल स्ट्रगल बहुत किया है, मुझे पैसों की बहुत दिक्कत होती थी। तो उस समय वही उसी मीटिंग में हमारी इनके अपलाइन विनय वाजपेयी सर से हुई। विनय वाजपेयी सर जी के बारे में जितना कुछ कहा जाए कम होगा, वो अपने आप में एक अलग पर्सनालिटी है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि अगर आज हम नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ कर पाए हैं तो उनकी बदौलत कर पाए हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि हमने उन्हीं का हाथ पकड़कर, वाजपेयी सर का ही हाथ पकड़कर नेटवर्क मार्केटिंग में चलना सीखा। आज हम जहाँ पर भी हैं उसके पीछे उनका बहुत बड़ा हाथ है। थैंक यू सो मच वाजपेयी सर और पूनम मैम को, एक बार उनके लिए मैं जोरदार क्लैपिंग चाहूंगी। और वाजपेयी सर, अगर आप हमको सुन पा रहे हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो इसके बाद ये थैंक यू पुष्पा जी, थैंक यू थैंक सर, यू वेरी मच, थैंक थैंक यू। हाँ आप थैंक अच्छे यू थे सर। इसलिए आज अच्छा बोल रहे हैं, थैंक यू। अच्छा सर, अच्छा। तो इतना स्ट्रगल करने के बाद में हम उस एमवे कंपनी में, हमने शादी के बाद 2 साल ही स्ट्रगल किया इनके साथ, मतलब वो 2008 में शादी हुई। तो शादी के बाद इन्हें ज्वाइंटिस हो गया और लगभग 6-7 महीने का उन्होंने प्रिपरेशन लिया। और उस दौरान हमारा बिजनेस पूरी तरह से गिर चुका था, क्योंकि एमवे कंपनी जो थी, कंपनी तो अपने आप में बहुत अच्छी थी, बिजनेस भी अच्छा था, उसके प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे थे, पर दाम उससे बहुत ज्यादा होते थे। हम लोग तो ज्वाइन पर्सन थे, तो उसके 100% यूजर थे ही, लेकिन हमारी माली स्थिति, माली हालात क्या थी वो आप समझ सकते हैं वाजपेयी सर उस समय। तो इस तरह से हमारे सपने पूरे नहीं हो पा रहे थे। उस कंपनी ने हमें जो सपने दिखाए वो सपने हमारे पूरे नहीं हो पा रहे थे, और हमारे साथ जो टीम थी वो भी सक्सेस नहीं हो पा रही थी। हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा कमजोर होती जा रही थी। आप यूँ समझ सकते थे कि हमारी जो रोजमर्रा की आवश्यकताएं थी वो भी ठीक तरीके से नहीं पूरी हो पा रही थी। केवल रोटी और कपड़े तक ही हम सीमित रह गए थे। मुझे लगा एक पल के लिए कि मैं जहाँ से आई थी फिर वहीं फंस गई, अब शायद मेरे सपने पूरे नहीं हो पाएंगे। लेकिन मैंने अपना विल पावर नहीं खोया, हम हिम्मत नहीं हारे। और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि हमारे पास घर नहीं था, रोटी कपड़ा और मकान हमने नहीं ऐड किया, क्योंकि मकान था ही नहीं। रोटी और कपड़े तक ही हमारी जरूरतें थी, वो भी कायदे से पूरी नहीं हो पा रही थी। और उस समय जो है हम किराए के घर पे रहते थे, और उस घर का रेंट भी हम नहीं दे पाते थे। स्थिति हमारी यहाँ तक पहुंच गई फ्रेंड्स
कि हमें हर चीज से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता था। हम 500 रुपए महीने का ही बचाने में सक्षम बिल्कुल नहीं थे। मतलब एक बार की आपको बात बताएं कि हमारे पास सिर्फ 3,000 किसी तरीके से बच पाए थे। उस 3,000 में मुझे मिक्सी और कूलर दोनों की रिक्वायर्ड थी। पर हमें सुनील जी ने मुझसे कहा कि बस एक ही चीज मिल पाएगा, जो तुम सोचो जो ज्यादा जरूरी वही ले लिया जाए। ऐसी भी कंडीशन हमारे पास आई। और माँ बाप सोचते थे कि बेटा बहू हमारे, बेटी दामाद हमारे वहां पे रहते हैं और बहुत सारा पैसा कमाते थे। रिश्तेदारों में पूरा हल्ला उड़ा हुआ था, कितना कमा रहे हैं उतना कमा रहे हैं। पर आर्थिक स्थिति हमारी जिस तरीके से थी वो हम जान रहे थे। काफी पैसा हमारा शेयर मार्केट में भी डूब चुका था फ्रेंड्स। पर इतना सब कुछ होने के बाद, लाइफ में इतना चैलेंज आने के बाद भी मुझे कहीं ना कहीं दिमाग में सेट हो गया था कि हमारी अगर आवश्यकताएं पूरी होंगी तो नेटवर्क मार्केटिंग से ही होगी, चाहे जो भी फील्ड हो, पर नेटवर्क मार्केटिंग से ही हमारी सफलताएं, हमारी आवश्यकताएं पूरी होंगी। और दिमाग में ये सेट था कि सपने तो उन्हीं के पूरे होते हैं जो उन्हें देखने की हिम्मत रखते हैं। आमतौर पे लोगों का ये कहना रहता है कि नेटवर्क मार्केटिंग या फिर कोई मोदी केयर या डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में वही लोग सक्सेस होते हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा हो, जो फैमिली बैकग्राउंड जिनका बहुत तगड़ा हो, और जिन्होंने कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को स्ट्रगल नहीं किया हो, मतलब हर चीज से वो फ्री रहे हों। पर ऐसा नहीं है। आप हमारा फैमिली बैकग्राउंड देख के आप समझ सकते हैं कि ये बात कहाँ तक सच हो सकती है। तो फ्रेंड्स इतना स्ट्रगल करने के बाद भी हमने फिर एक दूसरी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को ज्वाइन किया। उसमें हम तो सफल हो ही रहे थे, और शुरुआत में जब हमको पैसे कम आ रहे थे तब तक तो कंपनी ठीक थी। लेकिन जब हमारी इनकम बढ़ने लगी तब उस कंपनी का नीति नियम हमको ठीक नहीं लगा। वो ठीक समय पे पैसे नहीं देती थी और उस अपने ही पैसों को मांगने के लिए हमें फलाना ढिकाना सब नियम कानून वो बताने लगी, ये मेल करो वो मेल करो, जो कि समझ से परे था। और हमारे साथ जो लोग आए थे, जो हम पर विश्वास करके आए थे, वो लोग भी उसमें सफल नहीं हो पा रहे थे। इसके बाद इतना सब कुछ झेलने के बाद फिर हम लोग काफी करीब 1 साल का टाइम हमने अपना बर्बाद किया। और ये लगा शायद अब सुधर जाए, अब सुधर जाए, अब हमें इनकम आने लगे, अब हमें इनकम आने लगे, पर ऐसा कुछ हो नहीं रहा था। इसी दौरान हमारा बीएड भी कंप्लीट हो गया, और इसी दौरान हमने एक बच्चे को जन्म भी दिया, और इसी दौरान जो है हमारी जॉब भी लग गई। 2010 31 दिसंबर 2010 को हमारी जॉब लगी। उस समय हमारा बड़ा बेटा लगभग 2.5 महीने का रहा होगा। उसको ले करके मैं स्कूल जाती थी, और हमारे पास उस समय कार नहीं थी। शादी से पहले इनके पास जो कार रही होगी, उन्होंने वो कर्ज के चलते उसको सेल कर दिया था। तो कार नहीं थी, मैं गाड़ी बुकिंग करके स्कूल जाती थी। और लगभग सोचिए आप 2.5 महीने का बच्चा, जाड़े का मौसम, और मैं उसको ले करके 2 किलोमीटर पैदल जाना पैदल आना। और समझ लीजिए कि गाड़ी का वेट करने के चक्कर में मैं वहीं मस्जिद की सीढ़ियों पे बैठ करके अपने बच्चे को फीड कर आती थी। वहीं पर एक जनरल स्टोर की दुकान थी, वहां पर बैठ के फीड कराती थी। उस समय लगता था दिमाग में, काश हमारे पास कार होती, काश हमारे पास गाड़ी होती, तो मैं अपनी ही गाड़ी से स्कूल आती जाती। तो दोस्तों इतना सब कुछ हमने स्ट्रगल किया। लगभग 2010 से हमारी स्थिति जा करके, 10 क्या 2011 में जा करके हमारी स्थिति कुछ सुधरी है। तो मैंने दूसरी कंपनी ज्वाइन की, उसमें भी हम लगभग लगभग सफल नहीं हो पा रहे थे। फिर उस दौरान हमारे बीच, हमारी लाइफ में, मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ कि उस दौरान हमारी लाइफ में मोदी केयर का प्लान आया। मोदी केयर का प्लान आया। समीर मोदी जी को मैं बहुत थैंक्स करना चाहूंगी कि मोदी केयर का जो आजादी प्लान उन्होंने दिया, लोगों को आजादी देने का जो प्लान बनाया, घर घर में आजादी देने का जो प्लान बनाया, तो वही मोदी केयर का आजादी प्लान हमारी लाइफ में भी आया। और फिर आप तो जानते ही मोदी केयर के बारे में, मोदी केयर कंपनी बेस्ट कंपनी। मतलब आप मोदी केयर कर लिए तो आपको सपने देखने की जरूरत नहीं है कि आप ट्रेवल फंड से जाके ट्रेवल करोगे, या फिर फॉरेन ट्रिप करोगे, या कहीं घूमोगे, या ज्वेलरी खरीदोगे, साड़ी कपड़ा, कुछ भी ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। आप मोदी केयर में है तो ये सपने तो पूरे होते ही रहेंगे। मैंने अभी तक ऐसा शुरू से लेकर के अभी तक ऐसा कोई सपना नहीं देखा जो अपने पैशन पर डिपेंड करता हो। मुझे लगता था कि मुझे एक सही प्लेटफॉर्म मिल गया है मोदी केयर जैसा। अब यहाँ पर आकर के छोटी मोटी ख्वाहिशें, छोटे मोटे सपने, फॉरेन ट्रिप करना, ये सब अपने आप होता रहेगा। अब हमारा सपना क्या है कि हम अपने अंडर में कितने जीबीटी बनाते हैं, अपनी टीम में हम कितने जीबीटी बनाते हैं। हमारा मिशन हो गया है कितना जीबीटी बनाना। हम अपने मिशन को 1 CR हम कितना बना सकते हैं। पहले तो हम खुद 1 CR में जाना चाहते हैं। मेरा सबसे बड़ा ड्रीम यही है
कि हम 1 CR में कब जाएंगे, कब हम महीने की 10 लाख 12 लाख की इनकम को देखेंगे, इतने पैसे एक साथ में कब देखेंगे। फॉरेन ट्रिप घूमना मेरा कोई सपना नहीं, क्योंकि ये पता है कि मोदी केयर में हम हैं, तो ये सब तो छोटा छोटा चीज होता रहेगा, कॉमन सी चीज है, सब कोई घूम लेगा। तो मोदी जी इतना सब कुछ दे ही रहे हैं कि ऑटोमेटिक सब होना ही है। अब हमको अपनी टीम में एक 1 CR का मेंबर देखना है, कितने हम बना सकते हैं, और क्या नाम है कि मिशन ये बना के चलना है कि अपने साथ अपनी टीम में हम कितने 1 CR के मेंबर ले आएंगे। तो अब ये सपने हो गए दोस्तों। जहां तक मान सम्मान की बात है, तो मान सम्मान तो आपको मोदी केयर में जो मिलेगा वो और किसी फील्ड में नहीं मिले, क्योंकि इसके पहले भी मैं 2 कंपनियों को ज्वाइन करके देख चुकी हूँ। यहाँ का मान सम्मान आप समझ लीजिए कि जब हम लोग जीबीटी ब्रेक करके दिल्ली गए हुए थे, तो वहां पर जो सुरेखा मैम ने जो हम लोगों का भव्य तरीके से मान सम्मान किया, वो मान सम्मान आज तक हमको 12 साल की शादीशुदा लाइफ में कभी नहीं मिला। वो चाहे जिस कंपनी में भी हम रहे हो, कभी भी नहीं मिला। यहाँ तक आप ये समझ सकते हैं कि अगर इसके पहले की कंपनियों में किसी की इनकम 1.5 2 लाख 3 लाख रही हो, तो उससे भी अगर हमको शेक हैंड करना हो तो सोचना पड़ता था कि कैसे करें, लगता था वो अपने आप को बहुत ज्यादा पैसे वाला समझने लगता था। तो ऐसी भी स्थिति थी, लेकिन इस बिजनेस में हमको ऐसा कहीं पर भी नहीं लगा। तो मान सम्मान तो आपको सबसे ज्यादा मोदी केयर में ही मिलने वाला है। फ्रेंड्स, मैं कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते तो मैं सब जगह फैमिली के साथ नहीं जा पाती हूँ, पर मैं यहाँ इलाहाबाद में रहकर भी इनका मैं पूरा तन मन धन से सपोर्ट करती हूँ। कभी भी मैं इनका विल पावर कमजोर नहीं होने देती, हमेशा मैं इन्हें सांत्वना बनाती हूँ। ये लाइफ है, लाइफ में उतार चढ़ाव तो आएगा ही, कभी कम कभी ज्यादा, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि ईसीजी में भी अगर एक सीधी रेखा चल रही है तो वो भी आपको डर घोषित करती है। तो फ्रेंड्स, हमारी सफलता के पीछे एक बहुत बड़ा हाथ सुरेखा मैम का भी है। सुरेखा मैम का एक बार मैंने यूट्यूब में वीडियो सुना था, उसमें उन्होंने कहा कि अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं तो सबसे पहले फेंकने की कला सीखिए। फेंकना नहीं जानेंगे तो आप बटोरने की कला सीख ही नहीं पाएंगे। फ्रेंड्स, इसी चीज को मैंने भी अपनी लाइफ में फॉलो किया, और 2019 में अगस्त में इलाहाबाद में जो बीओम होता है उसमें मैंने खुलेआम पर, मुझे नहीं पता था कि मेरा स्ट्रक्चर क्या है, फिर भी मैंने कह दिया कि नवंबर 2019 से मुझे जीबीटी बंद करके ही स्टेज पर आना है, नहीं तो फिर हम मीटिंग में नहीं आएंगे। कहने को तो दोस्तों मैंने कह दिया, फिर मैंने सोचा इसको मैं पूरा कैसे करूंगी। फिर उस पर हम उस समय हम भी साथ साथ लगे, शायद उसके पहले सुस्त थे, और उस समय हम भी साथ साथ लगे, और दोस्तों मैंने इसको कर दिखाया। नवंबर में हम जीबीटी ब्रेक किए और ऐसा ही हुआ दोस्तों। तो इसको दोस्तों कहते हैं कि जो हम बोलते हैं, मतलब खुद से खुद का कमिटमेंट हमने किया। आपको कोई दूसरा पंच नहीं करेगा कि आप ये करो वो करो, आपको खुद से सोचना है। आपको राह दिखा दी गई है, उस पर कैसे चलना है, कैसे स्ट्रगल करना है। आपको सलाह देने वाले लोग मिलेंगे, पर आपको सफलता की मंजिल तक तो खुद ही जाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये बता देते हैं कि अगर जिंदगी में कभी आपको तेज चलना है तो आप अकेले चलिए, लेकिन अगर आपको दूर तक चलना है तो आप साथ चलिए, टीम को लेके चलिए। हम ह्यूमन बींग्स हैं दोस्त, ह्यूमन बींग्स में नेगेटिव थिंकिंग तो आना ही आना है, जन्म सिद्ध अधिकार है। नेगेटिव ज्यादा आएगा, पॉजिटिव कम आएगा। उस चीज को हमको पॉजिटिव सोचना कैसे है, इसके लिए मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि फ्रेंड्स, लोहे को कोई और नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लोहे को उसकी खुद की जंग ही नुकसान पहुंचा सकती है, और दूसरा कोई नहीं। फ्रेंड्स, इसी तरह से किसी भी मनुष्य को कोई दूसरा मनुष्य नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन उसकी खुद की मानसिकता, उसकी खुद की सोच उसको नुकसान पहुंचा सकती है। मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आपको तय करना है कि आपको क्या करना है। पैसा तो कोई कहीं से भी कमा सकता है, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा। फॉरेन ट्रिप कोई भी कर सकता है, हो सकता है आप साल में 5 करिए, वो साल में एक करे, लेकिन आपको सोचना है कि उनको पैसा कैसे कमाना है, पैसे को एंजॉय कैसे करना है। जो लाइफ का हमारा लाइफ स्टाइल जीवन है, जो लग्जरी लाइफ हम जीना चाहते हैं, वो हम कैसे जिएंगे। क्योंकि दोस्तों हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड रहा, उसमें सबसे ज्यादा जो हमको कष्ट मिला है वो हमारे पेरेंट्स की गलत सोच के चलते। जो हम छोटी छोटी खुशियों को, हमारी हमारी खुशियों को दबाया गया, वो पैसों के कारण नहीं होता था। वो उस पैसे को एंजॉय करना नहीं चाहते थे, वो उस पैसे को अनावश्यक खर्च करना समझते थे। शायद मैं भी जॉब में हूँ, अगर मेरी भी इस प्रेजेंट टाइम में इनकम 60,000 के करीब है,
लेकिन क्या मैं उस 60,000 का इनकम बचा करके, 6 महीने की इनकम बचा करके क्या मैं घूमने जाना चाहूँ तो नहीं जा सकती? मैं जा सकती हूँ, पर दिमाग में कहीं ना कहीं आएगा कि मेरी मेहनत की कमाई का पैसा, इसको मैंने बहुत स्ट्रगल से कमाया, इतना पैसा मेरे पास हो जाए तो मैं एक मंजिला और मकान बनवा लूँ, ये कर लूँ, दुनिया भर का चीज आने लगता है, हम पैसे को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आप जिंदगी भर कमाते रहिए, लेकिन उसको अगर आप एंजॉय नहीं किए तो बेकार है। आपके पैसे को दोस्तों आपकी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी तो एंजॉय करेगी, तो आप क्यों नहीं करेंगे? आप जब इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, तो लाइफ में पैसे को एंजॉय करिए। दोस्तों, मोदी केयर में करोड़ों कमाने वालों के लिए द्वार हमेशा खुला हुआ, हमेशा मोदी केयर वेलकम करता है करोड़ों कमाने वालों के लिए, अच्छी सोच वालों के लिए, अच्छे ड्रीमर के लिए। मतलब जो कुछ भी आप कहें मोदी केयर के लिए कम है। मोदी केयर का जो प्रोडक्ट है फ्रेंड्स, मैं इसके बारे में तो नहीं ज्यादा जानती कि मोदी केयर को करना कैसे है, लेकिन ये पता है कि हमको क्यों करना है। मैं फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए मोदी केयर को करना चाहती हूँ। तो इसका जो मोदी केयर का प्रोडक्ट है, प्लांट प्रोटीन, मुझे ज्यादा कुछ तो नहीं पता है, पर प्लांट प्रोटीन के बारे में मैं आपको अच्छे से बता सकती हूँ कि हमारे फादर इन लॉ जो इस समय 77 ईयर्स के हैं, जिनको 2 बार आपको पैरालाइज अटैक आ चुका है, 2 बार उनकी आंखों का ऑपरेशन हो चुका है, 2 बार उनको स्टोन का ऑपरेशन हो चुका है, वो हमारे साथ रहते हैं। और मैंने दोनों टाइम प्लांट प्रोटीन पानी में, कभी दूध में घोल के दे देती हूँ, और उसकी बदौलत वो अपने आप को इतना पावरफुल समझते हैं कि 4 किलोमीटर सुबह और 4 किलोमीटर शाम को वॉकिंग करते हैं, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक। उनको लगता है कि हाँ, इसमें कुछ चीज दम है। और आप टिटरी ऑयल को ले लीजिए फ्रेंड्स, टिटरी ऑयल हमारे घर का हर महीने का 6,000 का खर्चा तो बचाता ही बचाता है। वो ऐसे कि हमारे बच्चे जब देखे तब गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, कहीं कट रहा है, कहीं ऐसे गुल्ला जैसा निकल आ रहा है, अब बस वो बिना हमारे, मैं स्कूल में हूँ, बाहर हूँ, कहाँ भी, वो बिना हमारे अपने आप अपना ट्रीटमेंट उस टिटरी ऑयल से कर लेते हैं। और टिटरी ऑयल को फ्रेंड्स हमने जब नारियल तेल में मिला करके रखा, और कहीं पर आपको किसी भी तरीके से कितना ही बुरी तरह आप जल गए हों, अगर उस तेल को आप लगा लेते हैं दोस्तों, वो आपको बिना जलन किए, बिना छाला दिए सही कर दे रहा है। आपको ये समझ सकते हैं कि इसका सारा प्रोडक्ट तो इसके बहुत सारे हैं, और सारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। हम लोग तो इसके पूरे 100% यूजर हैं, और प्रोडक्ट का दाम भी इतना अच्छा है कि हर कोई इसको ले सकता है, कोई मना नहीं करता कि हाँ इसको हम नहीं लेंगे या प्रोटीन कम है इसका, चाहे वो आंवला जूस हो, चाहे नोनी जूस हो। फिटनेस को लेकर लोग दुनिया भर का यूट्यूब पे देखते हैं, ये खाओ वो खाओ, इससे स्लिम हो जाओगे, उससे स्लिम हो जाओगे। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो सिर्फ आप नोनी जूस, आंवला जूस और ग्रीन टी को ही लीजिए, आप 1 से 2 महीने में अपने वेट को लूज कर सकते हैं, अगर आप रूटीन से लेते हैं तो। बाकी आपकी बात है। तो फ्रेंड्स, कुल मिला के मैं ये कहना चाहती हूँ कि मोदी केयर ड्रीमर के लिए है, और ड्रीम देखिए तो सिर्फ अपने को पैसा कमाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, अपनी टीम में, अपने टीम को लोगों के साथ सक्सेस होने के लिए। बाकी छोटी छोटी आवश्यकताएं तो पूरी होती रहेंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू पुष्पा जी। हम चाहेंगे पुष्पा जी ने इतने सिंपल शब्दों में अपनी स्टोरी शेयर की, इनके लिए जोरदार क्लैपिंग हो। दोस्तों, नाम सुनील कुमार हुआ, इलाहाबाद से बिलोंग करता हूं दोस्तों। जन्म झारखंड में हुई है। हम लोग एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, और हम लोग 2 भाई 2 बहन में सबसे छोटा मैं हूँ। गरीबी क्या होता है दोस्तों, मैं बहुत ही नजदीक से देखा हूँ। गरीबी में मैंने पला हूँ, गरीबी से मैंने हर चीज को सामने से देखा हूँ। और मुझे वो दिन भी याद है, अभी करीब 15 दिन पहले मैं रामायण देख रहा था अपने घर में बेटे के साथ। और मुझे वो दिन भी याद है, जब आज से लगभग 30 साल पहले, जब मैं 10 साल का था, उस समय रामायण आती थी, सेम रामायण रामानंद सागर का। वो दिन मैं कभी भी नहीं भूलता हूँ। हमारे घर में टीवी नहीं था दोस्तों। अपने मोहल्ले में, पड़ोसी में मैं जब जाता था टीवी देखने, और जिनके यहाँ टीवी देखता था उनके बच्चे पलंग पर बैठे रहते थे और हम लोग नीचे बैठे रहते थे, बट वो लोग इतना नहीं चाहते थे कि हमारे घर में कोई आए टीवी देखे। हमेशा शरारत करते थे टीवी के सामने, कभी वो पैर रख देते थे, सामने लगा देते हम लोग के चेहरे के सामने, किसी तरह मैं ना देखूं। हम लोग चेहरे को इधर करते थे, कभी हाथ लगा देते थे, कभी पानी गिरा देते थे। उनका ये रहता था कि ये लोग टीवी देखने ना आए। हम लोग नीचे छिप के बैठे रहते थे कि कुछ बोलते नहीं थे कि कुछ भी बोलूं तो लोग घर से निकाल देंगे दोस्तों। ऐसा नहीं कि हमारे फादर के पास पैसा नहीं था,
पैसा था, हम लोग एक बड़ी फैमिली से बिलोंग करते, एक ज्वाइंट फैमिली थे। लगभग हम लोग 14-15 फैमिली साथ में थे। हमारे फादर 3 भाई थे। फादर हमारे सबसे बड़े थे, जिम्मेवारी इन्हीं पे था। हमारे चाचा जो बड़े वाले थे, वो बहुत पढ़ने में तेज़ थे। फादर ने पूरी पढ़ाई में उनके पैसे खर्च करते थे। और मुझे याद है, मैं हम लोग बहुत छोटे थे, लगभग 4-5 साल का, मुझे वो दिन भी याद है कि हमारे जो चाचा पूरे जौनपुर जिले में बीएससी जब कर रहे थे, तो पहला रैंक उनका आया था, टॉपर आया था, उनको इंदिरा गांधी से सम्मान मिला था। और वो हमेशा साइकिल से जाते थे। और उस दिन उन्होंने बोले हमारे फादर से, भैया आज मुझे बस से आना है, क्या मैं आ सकता हूँ? और वो बस से वो सर्टिफिकेट लेके आ रहे थे, और 2 बस उस दिन एक्सीडेंट हुई, और दोनों बस की एक भी वहाँ शायद उनकी स्पॉट डेथ हो जाती है। और वो शादीशुदा थे, उनके भी 3 बच्चे। वो सारे चीज़ हमारे फादर पे आता है। हमारे छोटे चाचा भी मैरिड थे, उनके भी बच्चे। करीब 14-15 की फैमिली थी। फादर अच्छे जॉब में थे, बीसीसीएल में थे, अच्छी सैलरी थी। बट हमारी फैमिली इतनी बड़ी थी क्योंकि हम लोग यूपी से, जौनपुर से बिलॉन्ग करते थे। हमारा पक्का घर नहीं था। हम लोग झोपड़ी टाइप का कच्चे मकान में रहते थे। मैंने वो दिन भी देखा है, जब बारिश होती थी, तो पानियाँ चूती थे, तो हम लोग के घर में खाना जब बनता था, तो उस समय काफ़ी मुश्किलें होते थे। कुछ भी हम लोग खा के रहते थे, या तो लाई चूड़ा होता था, कुछ भी खा लेते थे, सत्तू घोरा जाता था, गुड़ का रस भी आता था। हम लोग वो सब कुछ देखे हैं दोस्तों। तो मैं वो दिन भी नहीं कभी भूलता हूँ, जब हमारी माँ हमें, तो हम लोग मार्केट जाते थे, और फादर भी, हम लोग जब उधर से लौटते थे राशन लेके, तो रिक्शे से लौटते थे। और हमारे घर से पहले एक चौराहा होता था, करीब आधा किलोमीटर पहले। कभी भी रिक्शा हमारे फादर या मदर घर तक नहीं लाते थे, क्योंकि अगर रिक्शा घर तक आएगा तो 3 रुपया माँगता था। अगर चौराहे पे हम लोग उतर जाते थे, 2 रुपया लेता था दोस्तों। और हम लोग आधा किलोमीटर सामान लेके पैदल आते थे। एक-एक रुपए को हमने देखा था, मम्मी को, पापा को, पैसे को बचाते हुए। मैं वो दिन भी मैं कभी नहीं भूलता हूँ, जब हम लोग गर्मी में घर आते थे, झारखंड से हम लोग आते थे, जो जौनपुर आते थे। तो ट्रेन में हम लोग जनरल डिब्बा में, हम लोग जहाँ पर लोग पैर रखते थे, वहाँ पर हम लोग चादर बिछा के, गमछा बिछा के, हम लोग वहाँ सोते थे। लोगों को पैरों से, लातों से हम लोग को टच होता था दोस्तों। कभी-कभी तो ऐसा होता था कि जब हम लोग को, कि जनरल बोगी में, और जो इमरजेंसी वो खिड़की होती है, मैं 10 साल का था, मुझे ट्रेन रुकती थी तो डिब्बा सब उसका लॉक रहता था, तो मुझे उस खिड़की से डाल दिया जाता था कि सीट को कोई गमछा या तौलिया लेके उस सीट को लूटते थे दोस्तों। मतलब कभी भी मैंने ग्रेजुएशन तक ले, मैं तो स्लीपर बोगी क्या होता है दोस्तों, मैंने कभी भी ग्रेजुएशन तक ले, जब मैं बीए पास किया तब तक मैं स्लीपर बोगी में कभी भी नहीं बैठा था। तो गरीबी क्या होता था, वो सब कुछ मैंने देखा था। एक चीज़ था, मैं दोस्तों, मैं स मैं ज़िद्दी इंसान था। मैं हमेशा ये चाहता था, हमारे सपने बहुत बड़े थे। मेरे ड्रीम्स बहुत बड़े-बड़े थे। मैं जीवन में अमीर बनना चाहता था, क्योंकि मैं गरीबी इतना नज़दीक से देखा था। कभी मेरी माँ जब मुझे बस में ले जाती थी, तो एक टिकट लगने के कारण मुझे तो बैठाती, कभी अपने बैठती थी, कभी वो सीट के बगल नीचे बैठ जाती थी। कंडक्टर पैर से टच करता था, जो पब्लिक चढ़ते थे कहते थे, "बुढ़िया साइड हटो, ये हटो।" मतलब एक-एक रुपए के लिए मम्मी-पापा ने हर जगह बातें को सुनते थे। तो मैं वो सारी गरीबी को, हम गरीबी में ही पले थे, और मैं किसी चीज़ को भूल जाता हूँ, माफ़ करता हूँ दोस्तों, लेकिन चीज़ को भूलता नहीं हूँ। मैं माफ़ सबको करता हूँ, किसी चीज़ को भूलता नहीं। यही मेरी सक्सेस की राज है। वो सारे आग वो सीने में लगे थे कि एक बार अगर मुझे भगवान ने मौका दिया, मैं अमीर इंसान ही बनूँगा। फादर, मैं 8 क्लास का था दोस्त, तभी से मुझे पैसे कमाने का आदत लग गई। मैंने सोचा कि 8 क्लास में मुझे कोई अच्छी जॉब नहीं मिल सकती है, ना हमारे फादर पास पैसा था, बिज़नेस कर सकते हैं। मैं टीवी बनाना सीखा। मैं वहाँ पर स्टेबलाइज़र, टेप, ट्रांजिस्टर, मैंने वीसीपी, वीसीआर, उस समय मैं 6 महीना का मैं कोर्स किया धनबाद में, और मैं बहुत अच्छा वहाँ मैं इस कोर्स करके, सीख के, लोगों के घर में जब भी टीवी खराब होता था, कभी स्टेबलाइज़र खराब होता था, कभी वीसीपी खराब होता था, वीसीआर उस समय चलता था, मैं सबको बनाता था। अपना पॉकेट मनी, अपना फीस, मैं सब कुछ देता था। फीस वगैरह बहुत, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, बहुत ज़्यादा फीस नहीं दोस्तों। अगर मैं यूँ बताऊँ, तो अगर मेरी पूरी 10 साल की पढ़ाई जो थी हमारी, जब तक मैं 10th पास किया, पूरी 10 साल की पढ़ाई आज हमारे छोटे बेटा जो युगांश है, जो केजी क्लास पढ़ता है, उसकी 1 महीना की फीस और हमारी 10 साल की फीस बराबर है दोस्तों। ये हमारी वो स्टोरी में उस बैकग्राउंड से आया था। लेकिन हमारे साथ जब पैसे के पीछे मैं भागने लगा, मेरे अंदर एक हो गया कि मैं अमीर बनूँगा। मुझे पैसे से लगाव हो गया दोस्तों। फादर का था मन कि बेटा हमारा पढ़ लिख के कोई बड़ा काम करे।
और जब मैं बोर्ड का मैट्रिक का एग्जाम दिया 10th का, तो मैं 3rd डिवीजन आया। फादर बहुत नाराज हो गए हैं। उन्हें लगा कि इसकी करियर खराब हो रही है। उन्होंने बोला कि अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ो, पढ़ाई ये सब काम छोड़ो, टीवी रेडियो, और तुम पढ़ो, मन लगाओ, जो भी खर्चा होगा। लेकिन मुझे भी पता था अगर मैं पढ़ाई करूँगा, इंजीनियरिंग, मेडिकल, लोग बोलते हैं तो 5 साल उसमें इंजीनियर बनने के लिए लगेगा, 5 साल में मेडिकल डॉक्टर बनने के लिए लगेगा। और हमारे फादर के पास पैसा नहीं कि 5 साल तक, वो हमेशा कहते थे कोई 1 साल का कोर्स खोजो, जो 1 साल में तुम कहीं सेट हो जाओ। उनका एक ही चीज़ होता था कि 1 साल का कोर्स खोजो। और इसी तरह मैं वहाँ पर इंटर किया, और 1998 में मैं पटना आ गया पढ़ने के लिए। फादर के काफ़ी मित्र थे, उनके बच्चे लोग पटना पढ़ रहे थे। उसमें बिहार और झारखंड एक होते थे। तो हम लोग पटना आ गए पढ़ने के लिए, और फादर ने बोला 1 साल मैं तुम्हें खर्च दूँगा, कहीं न कहीं तुम सेट हो जाना। उन्हें मुझसे उम्मीदें बहुत थी, क्योंकि घर में और हम उनके अलावा कोई पैसे, क्योंकि हमें उन सभी को देखा है। कोई भी फेस्टिवल जब आती थी दोस्तों, फेस्टिवल में फादर हमारे लिए कपड़ा जो सिलाते थे, मैं स्कूल ड्रेस, कभी भी मैं फेस्टिवल में लाल, पीला, ब्लू शर्ट कपड़ा नहीं पहना दोस्तों। वही आसमानी शर्ट और खाकी पैंट, जो फादर की सोच होती थी, मदर की सोच होती थी, ऐसा कपड़ा सिलाते। कपड़े तो नए होते थे जो आगे काम आए। जूते भी मुझे वही मिलते थे, बाटा के ब्लैक वाला जूता मिलता था कि आगे भविष्य में इनको काम आए। सारे लोग वहाँ पे जब हम लोग फेस्टिवल मनाते, चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, छठ हो, दशहरा, कोई भी फेस्टिवल में हम लोग स्कूल ड्रेस में जाते थे। यहाँ तक कि अगर हम लोग किसी के शादी में भी जाते थे दोस्तों, तो स्कूल ड्रेस में ही पहन के जाते थे। वहाँ से हम लोग बैकग्राउंड से हैं। तो जब मैं पटना आया, तो पटना में फादर का करना था 1 साल का। तो मुझे 1 साल का मैं क्या करूँ? तो मुझे लगा कि मैं किसी डिप्लोमा कर लूँ, और कंप्यूटर नया-नया फ़ील्ड था। मुझे लगा कि कंप्यूटर फ़ील्ड में मैं आता हूँ और यहाँ से कुछ करता हूँ, और मैंने ई-कॉमर्स का क्लासेस शुरू किया, और मुझे लगता है कि 5-6 महीना में मैं उसी इंस्टीट्यूशन में, राजेंद्र नगर में फर्स्ट कंप्यूटर था, जो बैंगलोर की कंपनी थी। और मैंने उसी में लैब इंस्ट्रक्टर, फैकल्टी भी हो गया, और अपनी पढ़ाई के साथ अपना इनकम भी मैं वहाँ से निकालने लगा। क्योंकि मैंने फादर को सब कुछ देखा था। उन लोगों तो मुझे कपड़ा देते थे, बट हमारे फादर कभी भी किसी फेस्टिवल में अपने लिए कुछ भी नहीं लेते थे। मैंने पूरी जीवन उनको देखा है साइकिल से चलते हुए। कभी भी वो, जबकि ऐसा नहीं कि पैसे उनके पास नहीं थे, लेकिन उन्होंने पैसे को इतनी मेहनत से अर्न करते थे। उनका ड्रीम था कि घर में एक अपना घर बनाना गाँव में, जो पक्का घर हो, और उन्हें वो धीरे-धीरे पैसा उन्होंने इकट्ठा किया और घर बना के अपने भाइयों लोग के लिए दिया उन्होंने। तो हमारा भी सपना था कि नहीं, फादर से मैं पैसा नहीं लूँ, जितना जल्दी अब डिपेंड हो जाऊँ, क्योंकि मुझे था कि अगर 1 साल में डिपेंड नहीं हो पाता, अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता, तो मुझे रिटर्न होना पड़ेगा, क्योंकि फादर पे नहीं कर पाएँगे। जब भी फादर 2000, 1000 मुझे भेजते थे, तो पैसा जब भी लेते तो अंदर से दिल दहल जाता था कि अगला बार अब फादर से पैसा नहीं लूँ दोस्तों। मैं वो भी दिन देखा हूँ, जब मैं पटना से धनबाद आता था, धनबाद से पटना आता था, डब्ल्यूटी टिकट, मैं टिकट नहीं लेता था। पूरी ट्रेन, हम लोग 2-3 दोस्त रहते थे, पूरी ट्रेन हम लोग गेट पे खड़े रहते थे, टीटी इधर आता था, हम उधर से निकलते थे, दोस्त उधर से आते, उधर निकलते थे। पैसे के ना रहने के कारण बहुत सारे चैलेंजेज़ हम लोगों ने शेयर किया, और पटना आए तो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट हम लोग जब वहाँ पर हमारा जॉब हो गया, तो लगा कि चलो ठीक है, फादर को उससे पैसा नहीं लेते थे। उसी बीच मुझे ए नाम कंपनी, जिसका एमवे नाम है, वो प्लान दिखाया गया। प्लान दिखाया गया तो बहुत अच्छा लगा दोस्तों, लेकिन जब वहाँ पे साबुन, ब्रश, पेस्ट निकाला गया, तो मुझे डायरेक्ट सेलिंग से बहुत नफ़रत था। मैं इस कंपनी से दूर भागता था। मैं एक ऐसे नेचर का था, किसी को बोल नहीं सकता था कि आप कम मतलब हमारे साथ आ जाओ, पैसे लगाओ, ये हमारे स्वभाव में ही नहीं था। मैंने अपने जो भी मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, जिनको बात को मैं ना नहीं कर सकता था, मैंने बोला सर आप कुछ भी बता दो, मुझे ये चीज़ मत बोलो कि पेस्ट, साबुन, मुझे सर्फ़ ना बोलो करने के लिए, बाकी कुछ भी बता दो। उन्होंने, उनका कुछ सवाल थे, मैंने फिर लास्ट में बहाना कर लिया उनसे कि मैं सुबह 8 बजे मैं अपनी कोचिंग जाता हूँ, फिर मैं वहाँ पर पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ, रात में 9 बजे आता हूँ, 9 बजे घर पे आता हूँ, तो लोग हमारे स्टूडेंट बैठे रहते हैं। 10:30 बजे तक मैं, सुबह 8 से 10:30 तक मैं एंगेज रहता हूँ। सर बताओ मैं कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ? उनका एक सवाल जो हमारे दिल में छू गया था, तो उन्होंने बोला आखिर कब तक सुने? आखिर कब तक? ये चीज़ मुझे हर्ट कर गया, और मैंने बोला सर प्लान दिखाइए एक बार फिर से अगेन। तो उन्होंने प्लान नहीं दिखाया। एक सेमिनार में मुझे इनवाइट किया, और वो बीबीएसई सेमिनार था, जिस प्रकार की मीटिंग हो रही थी, श्री कृष्ण हॉल में हो रही थी पटना का। और उस सेमिनार में मैं जब गया, तो मैं वहाँ के लोगों को देखा, मैंने कभी भी 2000 लोग एक साथ खुश होके तालियाँ बजा के डांस करते हुए अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा था, इतने लोग खुशी से। मुझे लगा चीज़ तो बहुत अच्छा, अच्छे-अच्छे प्रोफेशन से लोग थे, जो मैं लाइफ में कभी बनना चाहता, चाहे वो बैंकर हो, चाहे वो
आईएएस हो, आईपीएस हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, हर फील्ड के लोग उस हॉल के अंदर खुश नजर आ रहे थे। मुझे लगा चीज बहुत अच्छा है, शायद मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे अच्छी तरह से इसे समझना चाहिए। फिर मैंने उनसे बात किया सर से, और वो घर पे बुलाया और मैंने बोला सर प्लान फिर से बताओ, करना क्या है मुझे? अगर ये सारी खुशियाँ, अगर इसमें पैसा है, देश-विदेश से, तो मैं इसे ज़रूर करूँगा। मुझे, क्योंकि मैं जॉब कर रहा था, मैं बॉस से परेशान था, मैं चाह रहा था वो हमारी लाइफ से रिमूव हो जाए। उन्होंने बोला 6 महीना अगर आप हमारे साथ काम करो, लाइफ में, जीवन में कभी भी आपके साथ बॉस नहीं आएँगे दोस्तों। रियली मानिए, उस दिन से 6 महीने के बाद आज तक लगभग 20 साल हो गया, हमने कभी भी नौकरी नहीं किया दोस्तों। मैंने केवल उस इंसान पे ट्रस्ट किया था, विश्वास किया था। वो बहुत ही नज़दीकी थे, और उनका जो बात को काफ़ी दिक्कतें आई क्योंकि पैसे नहीं थे। जब मैंने अपने दोस्त से पैसे लेके बिज़नेस को स्टार्ट किया, इंटरेस्ट पे स्टार्ट किया, घर में बताया भी नहीं। लेकिन जब मैं काम करने लगा, भाग-दौड़ करने लगा, कभी दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, तो घर में पता चल गया कि आपका बेटा लन-फन करता है, साबुन, तेल, स्नो पाउडर ये सब काम कर रहा। तो हम लोगों फादर को बहुत तकलीफ हुआ, लेकिन फादर एक चीज़ था, उन्हें बिलीव था कि मैं कभी गलत काम नहीं करूँ। मैंने उन्हें बुला के मीटिंग-वीटिंग दिखाया। तब हम थैंक्स फादर को, मदर को बोलना चाहिए, कभी भी उन्होंने हमें रोका नहीं। उन्होंने हमेशा मुझे बोला तुम्हें जो अच्छा लगता है वो काम करो। बस ऐसा कोई काम नहीं करना कि लाइफ में कोई उँगली उठा दे। दोस्तों हमारे पूरे रिलेटिव अगेंस्ट हो गए थे कि आपका बेटा नालायक हो गया, बिगड़ गया, आवारागर्दी करता, बाहर में पैसे उड़ाता है, घूमता है। और फादर चुपचाप सुनते थे दोस्तों। बट आज के डेट में जो लोग हमारे फादर को सारी बातें बोलते थे, आज हमारे फादर को बोलते हैं, पूरे खानदान में अगर कोई है तो आपका बेटा है। वो लोग अपने बच्चों को सिफारिश करते हैं कहीं उनको भी सेटल करा दिया जाए। तो वहाँ पर काम बहुत किए थे दोस्तों। मैंने पूरे वो स्टेज से लोग, क्योंकि जो मैं पहली मीटिंग देखा था तो वहाँ एक स्टेज होती थी, पिन होती थी 21% सिल्वर, वो मेरी आँखों में आ गया था। और मुझे कोई भी चीज़ पसंद होती है दोस्तों, मैं ज़िद्दी इंसान हूँ, उस चीज़ को ज़रूर पालूँगा। और हमारा ड्रीम हो गया था, वो पिन मुझे पाना है तो पाना है, और उस पिन के लिए मैं पूरा तेज़ी से काम करने लगा, ड्रीम हमारा हो गया। और वाक़ई में 2006 में मैं उस पिन सिल्वर प्रोड्यूसर एज़ अ ब्रांड न्यू सिल्वर में हुआ था। और मुझे एक मौका भी मिला था फॉरेन टूर के लिए, क्योंकि मैं स्टेज से सबको बोला था मैं देश-विदेश जाऊँगा। एक गो डायमंड सेमिनार हो रही थी, जिसमें कंपनी भी पे करना था कुछ पेमेंट, कुछ हमें पे करना था। और बट हमने पूरे रिलेटिव को बता दिया, जितने लोग हमारे फादर को ताना मारते थे, मदर को ताना मारते थे कि मैं विदेश जा रहा हूँ, बैंकॉक, पटाया जा रहा हूँ। पूरे हमारे खानदान में, क्योंकि हमारे खानदान में किसी ने पासपोर्ट नहीं बनाया। और पटना से मैं बताना चाहूँगा, छोटी-सी स्टोरी है ये, सच्ची हम लोग की घटना है। मैं था, उत्तम सर थे, एक तरुण सर थे, 3 लोग हम लोग जा रहे थे। और कलकत्ता से हम लोग एयरपोर्ट पे पहुँचे। एक दिन पहले हम लोग घूमे-वूमे पूरा, और हमारी फ्लाइट 2 बजे थी। रात में हम लोग जिस होटल में ठहरे थे, हम लोग रात में जब फ्लाइट उड़ रही थी, हम लोग आपस में बात कर रहे थे, कल दिन में हम लोग 2 बजे इसी तरफ फ्लाइट से उड़ जाएँगे। और हम लोग होटल में भी रहते थे, पूरी अपनी फैमिली को ही कॉल करते थे, हम लोग एयरपोर्ट आ गए हैं, अब हम लोग की कल टेकअप फ्लाइट होगी, हम लोग विदेश जा रहे हैं। मतलब पूरे, चाहे सिस्टर हो, मदर हो, सभी कोई बहुत खुश थे लाइफ में। और सुबह लगभग हम लोग 8 बजे पहुँचते हैं एयरपोर्ट में। और जैसे ही एंट्री करना चाहते हैं, तो वहाँ पर जो गार्ड होते हैं, उन्होंने कहते हैं आपकी फ्लाइट तो रात में चली गई। आपकी फ्लाइट 2 बजे रात की थी, दिन की नहीं थी। सोचिए दोस्तों, मैं शॉक रह गया, आवाज़ मुँह से नहीं निकल रही थी। मुझे लगा केवल हम लोग को अटैक नहीं आया था, तीनों हम लोग एक-दूसरे को केवल देख रहे थे। ये क्या हम लोग मिस्टेक किए, हम लोग कलकत्ता में रह के रात की फ्लाइट से नहीं गए। लेकिन कहा जाता ना, आपके अगर सपने बहुत स्ट्रॉन्ग है, पावर ऑफ स्पोकन आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ऊपर वाला भी आपका मदद करता है। अगर आप किसी चीज़ में आप पूरी ताकत झोंक दो, कायनात भी आपकी मदद करता है। फिर उन्होंने बोला ऑप्शन, मैंने बोला कोई उपाय, कोई भी चांस, हम लोग की मीटिंग सेमिनार बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने बोला अफ़सर से बात करो। हम लोग दौड़ के गए वहाँ पे, जो भी अफ़सर थे, उनसे बात किए, तो उन्होंने देखा कि आज के डेट में 3 टिकट खाली है। उन्होंने बोले 2-2 हज़ार रुपए आप लोग को लगेगा, आप लोग जा सकते हो। दोस्तों जैसे उन्होंने बोला 2-2 हज़ार, हम लोग को फिर खुशी आ गई, और हम लोग तुरंत 2-2 हज़ार रुपया दे के और टिकट फिर से हम लोग ले लिए। लेकिन टिकट लेने के बाद फिर हम लोग सोचे कि अब जाना तो कहाँ? पटाया में, क्योंकि उस कंपनी का तो ट्रैवल से जो आए हैं, बस वो तो लेके सब कुछ चला गया होगा, इतनी बड़ी कंट्री में पहली बार हम लोग जाएँगे। तो जाना कहाँ? फिर हम लोग दिल्ली कॉल किए, वहाँ पर हेड ऑफिस से एड्रेस लिए, कहाँ पे सेमिनार हो रहा, कौन-सा होटल हो रहा। तो इस तरह हम लोग जब पहली बार विदेश यात्रा की, और जीवन में वो पहला हमारा ट्रिप था, जो फ्लाइट का ट्रिप था। लाइफ में हम लोग तीनों आदमी कभी फ्लाइट में नहीं बैठे थे, फ्लाइट पे बैठे। और वहाँ जब मॉर्निंग में, तो मुझे लगा जीवन में
अगर पैसा लोग है तो वहाँ पे एंजॉय जो लोग कर रहे थे, मुझे लगा जिंदगी में पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट मैंने सीखा वहां से। और मैंने अपने आप से कमिटमेंट किया, मैं इतना पैसा बनाऊंगा, इतना पैसा बनाऊंगा, कभी पैसे के लिए मुझे सोचना ही नहीं पड़ेगा दोस्तों। वाकई में ये चीज हुआ। आज मैं आपको कैसे बता सकता हूँ, भी मैं 15 दिन पहले हम लोग जो रामायण देख रहे थे, हमारा बेटा 10 साल का है, जिस घर में मैं रामायण देख रहा था वो 1 करोड़ का घर में बनाया हूँ दोस्तों। और जो टीवी हमारा था वो 50,000 का टीवी था। जिस पलंग पे मैं लोग टीवी देख रहे थे लेट के, वो 50,000 का दोस्तों। केवल वो कमिटमेंट, अगर वो मैं अंदर से, मैं जब कमिटमेंट हमारा था कि मुझे अमीर बनना है, मुझे कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना था, मुझे एक ही चीज था, जीवन में अमीर बनना है। और मैं वो प्रूव किया दोस्तों। और आज मैं आपको गर्व से कह सकता हूँ, डायरेक्ट सेलिंग से मैं पूरे अपने खानदान से मैं पहला करोड़पति। मैं इस इंडस्ट्री से लगभग 1 करोड़ से ज्यादा पैसा अर्न किया हूँ दोस्तों। आज पटना में मकान बनाया हो, हमारा इलाहाबाद में हमारा मकान है, लखनऊ में मैं जमीन लिया हूँ, केवल इसी इंडस्ट्री से लिया हूँ दोस्तों। तो एक कंपनी से मुझे कोई शिकवा नहीं थी, वो मेरी सरस्वती माँ थी, ये नाम कंपनी, एमवे कंपनी। बट मुझे बहुत सक्सेस वहां से नहीं मिला। फिर मैं सोचा लाइफ में मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं जॉब नहीं कर सकता था, इंडस्ट्री चेंज नहीं कर सकता था। मैं एक बाइनरी कंपनी को स्टार्ट किया, के नाम की कंपनी थी। बहुत तेजी से काम किया, वहां पैसा मैं तेजी से बनाया। वीकली पेमेंट आती थी, 80-90 हजार वीकली आती थी, मंथली 3-4 लाख रुपए आती थी। बट बहुत दिन बाद जब हमारा ज्यादा पेमेंट आने लगी, तो अपना ही पेमेंट कंपनी काटने लगी और उसकी नीयत और नीति बहुत खराब हो गई। तब मुझे एक बात बहुत पहले समझ में आ गया था कि हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में पाइपलाइन बिछा रहे हैं। और एक स्टोरी बहुत बड़े डायमंड ने बताया था, जब आप पाइपलाइन बिछाते हो तो वो कहाँ पर उसको आप लगाते हो, नाला में से जोड़ रहे हो कि समुद्र में जोड़ रहे हैं कि तालाबों में जोड़ रहे हैं। मुझे लगा मैं तो नेटवर्क तो बना दिया, लेकिन मैं जो उसका कनेक्शन कर रहा हूँ, एक तालाब है छोटा सा, एक पुलिया है, कभी भी सूख जाएगा। फिर मैंने वहां से मूव हुआ दोस्तों। फिर मैं सर्च करने लगा, मैं कोई ऐसी कंपनी करूं जो लॉन्ग टर्म हो। काफी सर्च किया, 2-4 महीना मैं बैठा रह गया, मैं क्योंकि मैं बाइनरी भी कर चुका था, जनरेशन प्लान कर चुका था। मैं एक ऐसी कंपनी को सोच रहा था कि जो बड़ी कंपनी हो, इंडियन कंपनी हो। उसी समय मोदी केयर का बहुत तेजी से लहर आ रहा था बिहार में खासकर, और लोग तेजी से सफल हो रहे थे। तो मैं जब नेट पे सर्च किया, सारा चीज सर्च किया, तो मोदी ग्रुप बहुत बड़ी कंपनी थी, 80 लगभग 80 साल पुरानी कंपनी थी, 70,000 करोड़ की कंपनी थी। मोदी ग्रुप का ही पार्ट हमारा मोदी किया, लगभग 24 साल पुरानी कंपनी, 22 साल की थी उस समय। हिंदुस्तान की पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी थी। फिर मैंने देखा है इसमें पे आउट बहुत अच्छे अच्छे प्रोफाइल से लोग कर रहे हैं, अच्छे अच्छे लोग पे आउट उठा रहे हैं। लोग कोई 40,000 उठा रहा, 50,000, 50 लाख उठा रहा, कोई 10 लाख उठा रही है। कंपनी कई सालों से देती आ रही है। तो मुझे लगा कंपनी बहुत अच्छी है, हिंदुस्तानी कंपनी है। प्रोडक्ट्स जब मैं इसको देखा तो 400 से ज्यादा प्लस प्रोडक्ट्स हमारे पास थे। तो मैं प्लान जब इसका कुछ सर्च करके निकाला, तो जो कमियां मुझे पुरानी कंपनी में थी, वो चीज मुझे यहाँ प्लस पॉइंट आया। वहां पर हर मंथ जीरो हो जाता था, यहाँ जीरो नहीं होता था, ऐड होता था। वहां कभी भी आप कोई टर्नओवर करते हो तो 30 तारीख को पता चलता था उसका प्रॉफिट आपको मिलेगा कि अपलाइन को मिलेगा कि डाउन लाइन को मिलेगा। यहाँ पर ऐसा नहीं था। यहाँ पर जब भी आप किसी को ज्वाइनिंग या परचेजिंग करते तो उस समय डिक्लेयर हो जाता था कि पेमेंट आपके खाते में इतना आएगा। लेकिन वहां पर नहीं था। वहां क्योंकि अगर आप किसी भी लेवल पे हो, चाहे आप 16% हो, नीचे अगर कोई अगर उठा लिया तो उनका हो गया, अगर छूट गया तो अपलाइन हो गया। तो वहाँ किसी न किसी को गिरा के ही जीता जाता है। तो मैंने यहाँ पर ये चीज देखा कि वो सारी चीज यहाँ पर पॉजिटिव चीज मुझे मिला। बट मुझे स्टार्ट करना था बिजनेस को, तो मैं हमारे बहुत अच्छे एक मित्र थे, मैंने उन्हें कॉल किया, क्योंकि मुझे मोदी केयर किसी ने प्लान नहीं दे आके घर में ज्वाइन कराया। मैं खुद से जाके मोदी केयर को ज्वाइन किया दोस्तों। और जब मैं मोदी केयर एक अपने मित्र को बुला के साइन अप किया, बहुत अच्छा लगा। कुछ उन्होंने प्रोडक्ट का मुझे नाम दिया, मैंने प्रोडक्ट को ले आया, 30-40 प्रोडक्ट को यूज किया। मुझे लगा यहाँ सक्सेस हो सकता है, बट एक हमेशा टीम की जरूरत होता है। तो मैंने उनसे बात किया कि हमारे कोई लीडर्स, हमारे कोई जीबीडी कोई है जिनका नाम दिया जाए। मुझे वो दिन भी याद है कि उन्होंने बोले कि नहीं, मैं अपनी जीबीडी से मिलाऊंगा। हमारे अच्छे मित्र हैं, रवि सर का नाम उन्होंने लिया। और संडे का डेट था, वो आए थे पटना में शायद मीटिंग लेने के लिए। शाम का टाइम मुझे आज भी याद है, लगभग वो 5 बज रहे थे शाम में हमारा अपॉइंटमेंट सेट था कि सर रांची जा रहे हैं, तो 10 मिनट के लिए आपसे मुलाकात हो जाएगी। मुझे याद है मैं सगुना मोड़ से गोला रोड पे आया अपनी कार लेके, और अपनी कार से वो रवि सर वहां पर आए। हम लोग की कार एक दूसरे से सामने सामने लगी। सर जब निकले तो इनकी पर्सनालिटी, इनके अंदर जो एक्साइटमेंट, जो इनके अंदर उसकी मुस्कुराहट, वाकई मेरे दिल को जीत लिए। हमारे पास बहुत सारे सवाल था कि मैं सोचा था आज बहुत सारे सवाल तो कुछ था नहीं, बट फिजूल का सवाल था। मैं बात करूंगा सर से कैसे सक्सेस हो, इसमें नेगेटिव चीज मैं लेके बैठा था।
10-15 पॉइंट, क्योंकि मेरी आदत है किसी भी अपलाइन हो तो 10-12 पॉइंट नेगेटिव बात कर दे पहले। तो 10-12 पॉइंट हमारे पास था कि सर से मैं बात करूँ, वो सब सर ने निकले और हाथ मिलाए और गले लगाए। कोई बात नहीं मुझसे किए, अपने पॉकेट से एक यंत्र निकालें, वो मुझे थमा दी, एक यंत्र अपने लिए, और वो यंत्र जब तक जलते रहा, तब तक हमारी सर की बात हुई। और जैसे वो यंत्र बुझ गया, सर्वप्रथम बोले, रेडी सुनील, आज से प्लान प्लान लिस्टिंग तैयार और वो प्लेटिनम। और सर गाड़ी में बैठे, बस 3 मिनट से 4 मिनट हमारी बात हुई उनसे। सर गाड़ी में बैठे अपनी यू टर्न लिए और मैंने अपनी गाड़ी में बैठने से पहले सर को सैल्यूट मारा। वाकई में इस इंसान के साथ काम करके कोई भी इंसान सक्सेस जरूर हो जाएगा। वाकई मुझे उस दिन जो बिलीव हुआ, क्योंकि उस समय एक मीटिंग हो रही थी, टेट की मीटिंग हो रही थी, प्लेटिनम एंड डेवलप का जो कलकत्ता में हो रही थी। सर ने बोला कि आपको स्टेट में रहना सुनील, और मैंने अपनी आया प्लानिंग किया, सब कुछ किया, और बिलीव मानिए दोस्तों, मैंने फर्स्ट मंथ में ही डायरेक्टर 27 दिन में, लगभग 28 दिन में डायरेक्टर चला गया। दूसरे मंथ में सीनियर डायरेक्टर गया, तीसरे महीना में ईडी और एसईडी दोनों हो गया, और चौथे महीना में प्लेटिनम और दुबई क्वालिफाई कर गया दोस्तों। तो केवल सर का कॉन्फिडेंस, सर ने क्या मुझे मंत्र दिया, क्या जादू दिया, कुछ बिजनेस का नहीं बात की, बट उनके रिलेशन मुझे ऐसा लगा कि नहीं, इनके साथ काम करने का मजा ही अलग है। और मैं दुबई भी ट्रिप किया, ट्रिप तो मैं कई फॉरेन गया हूँ, कई कंपनियां से, लेकिन जो मोदी केयर का ट्रिप मैं दुबई से लौटा तो यादगार था, और हमारे अंदर बिलीव लेवल, विश्वास बढ़ गया दोस्तों। और मोदी केयर में मुझे सबसे अच्छा लगा दोस्तों इस बिजनेस का खासियत, क्योंकि मैं जो यहाँ पर प्लान में जो समीर मोदी आजादी प्लान, मैंने कभी भी ऐसा आजादी प्लान देखा ही नहीं था लाइफ में। इसमें जो कार फंड आते हैं, ट्रेवल फंड आते हैं, हाउस फंड आते हैं, लोग, क्योंकि मुझे ये नहीं पता था कि अगर आपने कार फंड, क्योंकि प्लान मुझे बहुत क्लियर नहीं था, मैं प्रेसिडेंशियल तक चला गया तो मुझे बहुत ज्यादा प्लान नहीं था। मुझे लगता था कि जब घर लेंगे तभी हाउस फंड आएगा, और कार फंड बार बार मेंटेन होगा, 3 बार के बाद अगर बार बार मैं मेंटेन करूंगा तब। ऐसा नहीं था कि 3 बार मेंटेन अगर कंटिन्यू करके अगर आपने किसी महीना मिस भी करते तो भी कार फंड आता था। इसके प्लान में पैसे बहुत थे। और बिलीव मानिए, मैंने चौथे या पांचवें महीने जब मैं प्लेटिनम गया था तो 1 लाख से ज्यादा मेरी इनकम थी दोस्तों। और आज बहुत मैं खुश हूँ कि हमारे बीच में हमारे जो हमारे गुरु थे, मैंने एक बहुत बड़ा टीम बनाया था दोस्तों रांची में, आपका शेयर करना चाहूंगा। बहुत बड़ा टीम, बहुत तेजी से मेरी स्टार्ट मोदी केयर वहीं से किया था। लगभग 10-12 वहां से हमारे सीनियर डायरेक्टर, ईडी हमारे बहुत 3-4 महीना बने थे। लेकिन मार्केट की बहुत सारी कंपनियां होती है जो मनी रोटेशन होती है, उसमें जो पैसे डबल करती, ट्रिपल करती है, तो वो टीम पूरी मेरी खत्म हो गई। तो मैं एक समय बहुत फ्रस्ट्रेट भी हो गया था कि मैं इतना मेहनत करने के बाद भी टीम बना के क्यों चला गया, अच्छे लीडर थे, क्या कमी। उसी समय हमारे पास एक कॉल आता है, जो वाजपेयी सर का कॉल आया था कि सुनील, मोदी केयर मुझे स्टार्ट करना है, तुम्हारे साथ करना। वाकई में गॉड को थैंक्स बोला कि अगर आप किसी चीज में दिल से लगते हैं तो कुछ चीज जाते हैं तो उससे बड़ा चीजें आपको देती हैं। तो क्योंकि हमारे मोदी केयर में हमें चीज सबसे बड़ा था कि पैसे तुरंत आने लगे थे। मैं, क्योंकि जब महीने पहला महीना का हमारा 17,000 रुपया, मुझे बिलीव लेवल और बढ़ते गया, क्योंकि मैं रुकना नहीं चाहता, क्योंकि मैं ऑलरेडी मैं जिस कंपनी में था 80-90 हजार रुपया वीकली कमाता था, तो मुझे पैसे बहुत जरूरी थी दोस्तों। और पैसा अगर नहीं आता तो मैं शायद नहीं ठहरता। लेकिन यहाँ पर लोगों ने अपने चेक दिखाते थे। मैंने ये नाम की कंपनी में था तो वहाँ कोई चेक नहीं दिखाता था कि हमारे चेक आते हैं। वहाँ लोग बोलते थे अपलाइन का चेक नहीं देखते हैं। बट मैंने जैसे मोदी केयर किया तो इसमें टॉप 10 अर्नर का अमाउंट आने लगा कि पटना से राजेश सर थे, अनूप सर के, सबकी क्या अमाउंट ये लोग अपना भेजते थे। ये हमारा विश्वास लेवल बहुत बढ़ गया। वाकई में ये लोग अगर 4 लाख कमा रहे, 3 लाख कमा रहे, 2 लाख कमा रहे हैं, ये लोग अगर क्राउन है, आरबीडी है, जीबीडी है, मुझे लगा केवल मुझे जीबीडी तो मैं उसी समय बन गया था। मुझे लगा केवल वक्त मुझे लगेगा जीबीडी जाने में और उस इनकम को पार करने में। और आज मैं जीबीडी इतना फास्ट इसलिए बन गया, इसमें हमारी वाइफ का बहुत बड़ा रोल है दोस्तों। मैं क्राउन में काफी लंबा समय तक टिक गया था और जीबीडी नहीं बन पा रहा था। तो मुझे वो दिन याद है कि एक बार वाइफ मेरी बोली कि इलाहाबाद की सेमिनार हो रही थी, इन्होंने अपना स्कूल को उस दिन छुट्टी ले लिया था और इनका पहले से माइंड सेट था कि आज मैं कुछ बोलूंगी। मुझे नहीं पता था ये क्या बोलेंगे। इन्होंने बोला कि मुझे मीटिंग में ले चलो, और मैंने गलती कर दिया था, इनको मीटिंग में ले गया और स्टेज से इन्होंने माइक लिया तो इनका एक ही शब्द था, क्योंकि इन्हें स्ट्रक्चर भी नहीं पता था कि क्राउन जीबीडी में कितना लेग ब्रेक करना है। और पूरे स्टेज से इन्होंने स्पीच दे दिया कि नवंबर 2019, आज से ठीक 3 महीने के बाद मैं एज ब्रांड न्यू जीबीडी आप लोग के बीच में आऊंगा
और मुझे विश्वास है सुनील जी ये काम जरूर करेंगे, क्योंकि मैंने जो भी बोला है इन्होंने कभी उसको ना नहीं मांग किया है दोस्तों। और मैं इनकी आंखों में जो खुशी, इनकी आंखों में जो प्यार, वो सब कुछ झलक रहा था दोस्तों। फिर मैंने बोला अगर तुम बोल दी हो तो अब तो ये करना है, और हम दोनों मिल के प्लानिंग की। इन्होंने बोला मैं 2 लेग मैं यहाँ ब्रेक कर दूंगा, आप 4 लेग वहां ब्रेक कर दो, थोड़ा सा कोई बड़ी चीज नहीं है। जहाँ 4 घंटे काम करते हैं वहां और 10 घंटे हम लोग कर सकते हैं। जहाँ आप ऐसे भी 20 दिन बाहर रहते हैं, 30 दिन पूरा बाहर रहिए, मैं सपोर्ट करूंगा। इनका बहुत ज्यादा हमारा सपोर्ट था। फैमिली को इन्होंने देखते थे, बच्चे को इन्होंने देखते थे। और मोदी केयर में मैं सक्सेस इसलिए बहुत तेजी से हुआ कि मुझे एक रंजन सर ने बहुत अच्छा एक मंत्र दिया था कि कहाँ पे काम करना चाहिए, कहाँ काम नहीं करना चाहिए, ये आपको जानना चाहिए सुनील जी। ज्यादातर तो लोग समय उस जगह नष्ट कर देते हैं जहां आपको काम नहीं करना चाहिए। उस समय आप ज्यादा अगर काम करते हैं उन लोग के साथ, तो अच्छे लोग को कभी भी सर्च नहीं कर पाओ दोस्तों। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे लोग के पीछे कभी ना लगो। गांव देहात में, बिहार में होता है, यूपी में होता है, बीपीएल कार्ड जो बनता है, गरीबी रेखा का आप लोग देखा हो, तहसील में या ब्लॉक में बनता है। मैं बहुत सारे ब्लॉक में देखा हूँ जाके, या तहसील में देखा हूँ, जब भी की लंबी लाइन दोपहरिया में अभी भी बन रहे हैं, और वो लोग लाइन में लग के और अपनी गरीबी रेखा के लिए एक वहां पर कार्ड बनाते हैं, और जैसे वो लाइन में लगते हैं और काउंटर पे जाते हैं, और जैसे काउंटर पे कलर किरानी जो भी रहता है वो मोहर मार देता है, और उस बंदे को इतना एहसास होता है वाह मैं गरीब हो गया, इतनी उसकी सुकून होती है। आप वाकई में देखिए, फिर भी उसे विश्वास नहीं होता तो बगल किरानी से तक वाकई में देखो सब सही है ना, मैं गरीब, मुझे मिलेगा ना, मैं गरीब हो गया ना। और वैसे के पीछे अगर आप, वैसे लोग के पीछे अगर आप हाथ धो के पड़ोगे, सोचो आपका क्या होगा। तो मैंने कभी वैसे इंसान पे ज्यादा काम ही नहीं किया कि जो हमारा समय, जो इंसान खुद से भगवान से बोल रहा कि मुझे गरीब बना दो, मुझे गरीब बना दो, मोहर मरवाने के लिए पूरी दोपहर में खड़ा है, और उसे आप अमीर बनाने के लिए तो आपका टाइम और पैसा दोनों इन्वेस्ट होगा। तो मैंने वो सब काम कभी भी नहीं किया दोस्तों। और मुझे बचपन से मैं ड्रीमर था, हमारा ड्रीम बहुत बड़े बड़े थे कि मैं लॉन्ग ड्राइव चलूं, अच्छी कार हो, हमारा देश विदेश हो। और मोदी केयर से मैंने फॉरेन ट्रिप में सबसे अच्छा हमारा क्रूज, वो मेरी यादगार है। क्योंकि मैं जब एमवे में था तो क्रूज का पिक्चर, मैं जिस लॉज में रहता था उस लॉज में जहां जहां जाता था वो पोस्टर को उठा के ले जाता था। हमारे दोस्त लोग हंसी मजाक उड़ाते थे, ये पोस्टर ले जाओगे कभी इस पे बैठ के पाओगे, क्यों इसको फाड़ दो पोस्टर को। कई लोग उसको फाड़ने लगे, बट उस पोस्टर को मैं कभी फटने नहीं दिया। जितनी मैं लॉज छोड़ा, जितनी मैं रूम छोड़ा, वो पोस्टर को हमेशा अपने साथ रखा दोस्तों। और अंततः हमारे सपने इतने स्ट्रॉन्ग थे कि मोदी केयर से वैलेंटाइन डे में हम और मेरी वाइफ दोनों आदमी समझिए सिंगापुर क्रूज पे हम लोग थे। और वो 4 दिन का ट्रिप हमारे, वो लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। और मुझे वो दिन याद रहा था जब मैं क्रूज का पोस्टर हर जगह साटता था। जो लोग ना बोले थे वो लोग वाकई में उस दिन हमारे पास कॉल आने, वाकई में आप वाकई में आपका ड्रीम बहुत स्ट्रांग है। तो अगर आपके सपने बहुत स्ट्रांग है और सपने पर बिलीव है और आपको उस पर विश्वास है, तो जीवन में आप कहीं भी जा सकते हैं। लोग कहना काम है, आप सुनते हैं। हम लोग बहुत सारे स्ट्रगल की, अगर मैं पूरी अपनी स्टोरी बताऊंगा तो बहुत सारे मेरी लाइफ में ऐसे है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं वो स्टोरी कभी जब बड़ी मीटिंग हो, और टाइम आज बहुत कम है, मैं आपसे शेयर करूंगा स्टोरी कम से कम आधे घंटे की। मतलब वो आपके रोंगटे खड़े हुए, मैं वो हर काम किया हूँ। वाजपेयी सर जैसे बता रहे थे, मैं 3-3 बजे रात तक मैं सक्सेस होने के लिए मैं पागल हो गया था। मैं जीवन हमारा एक ही लक्ष्य था, हमारा पर्पस क्लियर था, हमारा माइंड सेट क्लियर था कि मुझे अमीर इंसान बनना है। मैं 2 बजे से लेकर 3-3 बजे रात तक मैं 2 से 3-3 बजे रात तक मैं अपनी काउंसलिंग कराने के लिए पटना में होटल बॉक्स जमाल रोड में बैठा रहता था। और हमारा नंबर नहीं आता था, इसलिए मैं बैचलर था। सब पहले जो कपल लोग रहते थे उनके साथ बैठते थे और उनकी काउंसलिंग करती। कई बार अपने अंदर तकलीफ होती थी, नाराज में हो जाता था, खाने को नहीं, क्योंकि सारे होटल बंद हो जाता था। मैं उस जगह भी खाना खाया हूँ। बार बार मैं खाना, जब भी सर आते तो हमारा खाना, हमारा रेस्टोरेंट, जो ठेला और जो ऑटो वाले, जहाँ पर एक गरीब, दुनिया के सबसे गरीब जो भिखारी लोग खाते हैं, वहां का रोटी और वहां का अचार, वहां का भुजिया मैं खाता था। कभी कभी वो लोग भी बंद हो जाता 3 बजे, तो हम लोग भूजा रखते थे, अब रेडीमेड की घर जाएंगे तो ये खाएंगे। बहुत सारे चीजें ऐसे कि मतलब सक्सेस के लिए वो दीवानगी थी, और वो पागलपन हमारे अंदर था, मुझे सक्सेस लेके छोड़ना है। तो इस तरह के बहुत सारे हमारे पास सपने थे।
और मैं एक स्टोरी से चाहेंगे पूरी अपनी मीटिंग को एंड करना चाहेंगे। जो हमें बहुत अच्छा, और एक चीज मैं और आपसे शेयर करना चाहूंगा, इस बिजनेस में अगर आप कोई भी नए पर्सन आ रहे हैं, क्योंकि इस मीटिंग में आज 3 तरह के लोग, मैं एक चीज बताना चाहूंगा, इस बीबीएस मीटिंग में 3 तरह के लोग आए हैं। आज एक तो जो बिजनेस को स्टार्ट नहीं किए हैं, वो यहाँ पर सिलेबस देख रहे हैं कि वाकई में मेरे लिए ये बिजनेस है कि नहीं। कुछ लोग बिजनेस को स्टार्ट किए होंगे, तो आज उनका बिलीव लेवल, जो लोग बिजनेस स्टार्ट करके बैठे हैं उनका बिलीव लेवल बढ़ा है, वो बिजनेस से कुछ सीखे हैं। और जिन्होंने इस बिजनेस में अचीवर हैं, प्लेटिनम, क्राउन, प्रेसिडेंशियल, जीपीडी, जिनके लोग आज बैठे हैं, उनका आज रिजल्ट निकला है। तो इस बिजनेस में यही करना है, बिजनेस को सीखना है, लोगों को लाना है। और इस तरह आपका मीटिंग जैसे जैसे आपके होंगे, आपके लोग लीडर बनेंगे। पहले तो सीखना है। सीखना इसलिए है कि अगर आप बिना सीखे हुए काम कर, लोग को लगता है, बहुत सारे नए लोग को, कि आप मुझे क्यों नहीं बताने दे रहे, मुझे क्यों नहीं डेमो दिखाना है। मैं एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा कि आपने गांव में एक आम का पेड़ अगर कोई लगाता है, तो साइड से देखेंगे वो कांटा घेर देते हैं, ईटा से घेरते हैं, इसलिए कि उस गांव में कोई बकरी या गाय या भैंस कोई भी चीज को चढ़ ना जाए। जैसे से वो पेड़ बड़ा होता है और घेर देते हैं, और बड़ा होता है और घेरते, कांटे से बड़ा होता है, और साल भर के बाद देखेंगे जिस जिस जानवर से हमें डर था, उस जानवर को, चाहे गाय हो, चाहे बकरी हो, चाहे भैंस हो, कोई भी हो, उसी पेड़ में बांध देते हैं, और उस पेड़ का एक बाल बाका भी नहीं करता। दोस्तों, आज हम लोग इस बिजनेस में, आप जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, आपको छोड़ दिया जाएगा। आज हम लोग जैसे को सर लोगों ने इतना ज्यादा गाइड करके सिखा दिया, आज हम लोग को कोई हिला नहीं सकता है। आज हम लोग खुल के बिजनेस कर रहे हैं। और इस बिजनेस में एक स्टोरी से इन करेंगे। आपको तोता बनना है, बंदर नहीं बनना है। एक तोता और बंदर की कहानी में आपको बताऊंगा। एक मुंबई से फ्लाइट सिंगापुर जा रही थी, उस फ्लाइट में 2 लोग सफर कर रहे थे, एक तोता था और एक बंदर था। और तोता और बंदर आप बगल में बैठ गए, सामने सामने फ्लाइट में बैठे। और उस फ्लाइट में एक खूबसूरत सी लेडीज होती है। तोता लगा ये लेडीज क्या करने के लिए है, तो तोता देखा कुछ लोग बटन ऊपर में दबाते हैं, तो वो लेडीज आती है, उनसे बात करती है। तो ये भी ऊपर तोता देखा, तो वो पुश कर दिए। वो एक खूबसूरत सी लड़की आती है, और तोता से पूछती, क्या चाहिए सर आपको? तो एक गिलास पानी। पानी पीते, बंदर को लगा मैं दबाऊं शायद आएगी कि नहीं आएगी, बंदर भी दबा दिया तो आया। तो बस यूं ही मैडम पूछती क्या बात है, तो बोला नहीं बस यूं ही देख रहा था। तो मैडम बोली जब भी कोई जरूरत हो तभी आप इस बटन को पुश करेंगे। फिर तोता पुश किया, फिर मैडम आई, तो मैडम बोली बस ऐसे में देख रहा था, आप दोबारा आएंगे कि नहीं, फिर कुछ ना मांगू तो वो काफी गुस्सा हो गई एयर होस्टेज, बोले दोबारा नहीं प्रेस करोगे मैं आऊंगी नहीं। तो बंदर लगा लगता नहीं आएंगे, फिर प्रेस करके, बंदर तो बंदर था, फिर प्रेस किया, फिर और आई, काफी गुस्सा से बताओ क्या बात? नहीं नहीं कुछ आपने बोला था नहीं आऊंगा, तो मैं सोचा कि बार प्रेस कर लूं। फिर बोले लास्ट वार्निंग अब आऊंगे नहीं, तो फिर वो चला गया, तोता दबाया तो फिर आ गए। बंदर को रहा नहीं गया, बंदर फिर बंदर को प्रेस किया, और वो काफी गुस्सा से आई वो एयर होस्टेज, और खिड़की को खोलती है, दोनों का गर्दन पकड़ के बाहर फेंक देती है। और बंदर और जो वो दोनों गिरने लगे, तो जब नजदीक आने लगे जमीन पे, तोता एकदम पंख खोल के उड़ने लगा एकदम। बंदर बोला ये क्या कर रहे हैं, मैं तो मर जाऊंगा, ये मुझे बचा लो। तो तोता बोला जब उड़ने नहीं जानते तो खुद उड़ रहे थे। मुझे बिजनेस में हमेशा तोता वाला काम करना, बंदर कभी नहीं फुदकना है। और मैं चाहूंगा अपनी वाणी को यहीं पर समाप्त करूंगा। थैंक यू सो मच।